नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ करंट अफेयर के साथ। देखिए, ये लाइव सेशन होता था हमारा 2 बजे, बट जैसे मैंने बताया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो आईएएस वाले चैनल पे लाइव होने में लेट हुआ। देन आपका ये 2 बजे वाला लाइव सेशन भी लेट हो गया एंड देन प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हुई, तो फाइनली मुझे ये आज रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं इसको लाइव नहीं कर पा रही हूँ। 8 बजे आज ही आपको मिलने वाला है, जैसा हमारा टाइम था, डेली आता था 8 बजे शाम को। ठीक है, तो चलिए आज की करंट अफेयर को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, हमारा आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन रहते थे क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि जो वैश्विक आपका क्षय रोग है टीबी रिपोर्ट है 2024, ये किसके द्वारा जारी की गई है। आपके पास आज क्वेश्चन है, आपको भर भर के उनके आंसर देने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड देन उसके आगे अपने ऑप्शंस आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो रिपोर्ट है 2024 किसके द्वारा जारी की गई है। ये ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है अफ्रीकी विकास बैंक, तीसरा है आपका एशियाई विकास बैंक एंड चौथा है आपका पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है, कमेंट बिलो आंसर जरूर देना। चलो आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपकी ये वैश्विक क्षय रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है टीबी की। यदि मैं बात करूं तो हाल ही में इसमें ये बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में जो टीबी से महिलाएं जूझ रही है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज इंडिया का है। 25% वुमेन जो है वो इंडिया की हैं जिनको टीबी है, और उसमें सबसे आगे हमारा यदि महिलाओं के केसेस में देखा जाए तो भारत हो जाता है। ठीक है, ये रिपोर्ट वैश्विक, क्षेत्रीय और देश स्तर पर टीबी महामारी एवं रोग की रोकथाम, निदान और उपचार जैसी प्रगति का व्यापक व अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करता है। यहाँ पर ये बताता है कि भाई कैसे इन सारी चीजों से हम छुटकारा पा सकते हैं, इसका उपचार क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। इसके ये उपाय इस रिपोर्ट के माध्यम में और ये हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। क्षय रोग टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की यात्रा को विश्व स्तर पर मान्यता मिली हुई है क्योंकि हमने इतना अच्छा वर्क कर रखा है इस पे। वर्ष 2015 से 2030 तक टीबी की घटनाओं में 17.7% की गिरावट यहां पर देखी गई है। 2024 के अनुसार ये दर वैश्विक औसतन गिरावट की यदि मैं बात करूं तो उसकी 8.3% से दुगनी है। जो पूरे वर्ल्ड ने यहां पर गिरावट दर्ज करी है उसका दुगना इंडिया में गिरावट हुई है इसको लेकर के, यानी कि भारत इस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, भारत ने 2030 की एसडीजी समय सीमा में 5 वर्ष पहले यानी कि 2025 तक टीबी उन्मूलन लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया था। तो नेक्स्ट 2025 हमारा आने ही वाला है, 2 महीनों में आप देखोगे, तो हमें तब तक इस टीबी उन्मूलन को पूरा आगे करना है। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि शायद 2030 तक ही हम इसे कर पाएंगे। टीबी के बारे में बात कर लेते हैं, आखिर ये कैसा रोग होता है। तो ये एक संक्रामक रोग है, छींकने और इस तरीके से ये फैलता है। हाँ, उसके साथ बैठ के लाइक आप अगर उसके पास बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको टीबी हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति छींकता है, थूकता है, खांसता है तो उसके कीटाणु आपके मुंह में यदि चले जाएंगे तो आपको टीबी हो सकता है। कारक मुख्य रूप से ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक जीवाणु है, उसके द्वारा फैलता है। संचार इसका हवा के माध्यम से होता है। मैंने बताया जैसे छींकना, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है वो छींक रहा है, खांस रहा है, थूक रहा है तो उससे। प्रभावित अंग इसका मुख्य रूप से आपके लंग्स हो जाते हैं, लेकिन शरीर के अन्य भागों में भी आपको टीबी देखने को मिल सकता है, लेकिन मेन जो है वो कहा जाता है कि हमारे लंग्स में होता है। सामान्य लक्षण, लंबे समय तक आपको खांसी आ रही है, अक्सर 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक आ रही है, तो इसमें रक्त से सना हुआ खून का जो थूक है वो शामिल हो जाता है। सीने में बेचैनी या दर्द होती है, अक्सर खांसने में कमजोरी, व्यक्ति को थकान बहुत हो रही है, थोड़े समय में वजन अचानक से घटने लगता है, लगातार हल्का बुखार और बीच बीच में यदि बुखार रहता है और नींद के दौरान अत्यधिक पसीना आता है, तो ये लक्षण माने जाते हैं कि उस व्यक्ति को टीबी हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उपचार। मुख्य रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के संयोजन से। ठीक है, एंटीबायोटिक दवाओं में शामिल है आपका आइसोनियाजिड, रिम्फेपिन, पैराइजेनामाइड, एथेम्बुटोल, स्ट्रेटोमाइसिन, और उपचार आमतौर पर 4 से 6 महीने इसको लग जाते हैं कोर्स पूरा करने, और जनरली डॉक्टर कहता है कि आप 1 साल तक खाओ ये दवाई। तो वैसे आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ लिटरली आप लोगों के लाइव सेशन में, क्योंकि आप लोग आंसर देते थे तो मुझे अच्छा लगता था, बट कोई नहीं, रिकॉर्डेड में भी आंसर दे देना। चलो, जल उत्सव का आयोजन कितने राज्यों में किया जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है, 10, 15, 20 या 23। चलो आगे बढ़ जाते हैं, जल उत्सव के बारे में जानेंगे हम सभी। 6 नवंबर से जल उत्सव का आयोजन शुरू हो गया है, 24 नवंबर तक ये आपका होने वाला है। ठीक है, इसका आयोजन जो है वो नीति आयोग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।
और कहां पर होगा? ये 20 राज्यों के 20 ब्लॉकों में इसका आयोजन करवाया जाएगा, महत्वाकांक्षी जिले और ब्लॉक में। इस महोत्सव में जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के सामुदायिक भागीदारी की परिकल्पना की गई, यानी कि बताया जाएगा कैसे हम जल को सुरक्षित कर सकते हैं, उसका संरक्षण हमें कैसे करना है, एक्सेसिव जल हमें नहीं बहाना है क्योंकि पीने योग्य पानी हमारे पास नहीं है। जल बंधन, इस उत्सव की जो शुरुआत है वो जल बंधन से होगी, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति और स्थानीय नेतागण जल संपादों पर अपने पवित्र धागा बांधेंगे। जितनी भी जल संपदाएं हैं हमारी, संपादों नहीं, जितनी भी संपदाएं हैं उस पर यहाँ पर क्या करेंगे? धागा बांधेंगे, एक सूत्र बांधेंगे। स्कूली छात्रों को जल प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा, उनसे एक्टिविटीज करवाई जाएंगी इसके बारे में, ताकि वो भी सीखें। और अपने अपने ब्लॉग और जिलों में जल संपदा पर तथ्य पत्रक भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत लोग जल उत्सव शपथ भी लेंगे, जिसमें जल संसाधनों को बनाए रखने, उनकी रक्षा करने का संकल्प यहाँ पर दिलाया जाएगा, ताकि विवेकपूर्ण और सतत उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है, ये ज्यादातर दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं हम। ठीक, हमारे पास पीने योग्य जल पहले से ही कम है। जल प्रबंधन के बारे में अधिक जागरूकता के लिए छात्रों को जल आपूर्ति और उपचार संयंत्रों को भी प्रदर्शित करवाया जाएगा कि ऐसे ऐसे हम इसे बचा सकते हैं। उद्देश्य क्या है? जल का प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूकता फैलाना है और इसकी सदुपयोग की जो भावना है वो पैदा करनी है। तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, वर्ष 1970, 1975, 1976 और 1979। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। इंटरल्यूकिन 35 आखिर क्या है? चलिए जान लेते हैं, चर्चा में क्यों है। देखिए, शोधकर्ताओं ने एक विशिष्ट प्रोटीन इंटरल्यूकिन 35 IL-35 की खोज की है। ठीक है, ये प्रोटीन सूजन पैदा करने वाले रसायनों का उत्पादन करने वाली विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं को घटाकर प्रतिरक्षा प्रणाली रक्षा आपकी करता है उससे। ठीक, तो इस प्रोटीन के बारे में हमें पता चला है, अभी तक हम लोग इस प्रोटीन के बारे में नहीं जानते। दिस इज द न्यू इन्वेंशन, वी आर रीडिंग अबाउट इट। ठीक है, प्रमुख बिंदु, ये प्रोटीन मधुमेह उपचार के लिए एक नया विकल्प बन सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी खोज विज्ञान और प्रौद्योगिकियों में उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी के द्वारा की गई है। लाभ क्या है? इससे अग्नाशय कोशिकाओं में होने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है और साथ ही जो आपका टाइप 1 डायबिटीज है उसके लिए हम यहाँ पर स्व प्रतिरक्षा मधुमेह मेटालिस में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। टाइप 1 और स्व प्रतिरक्षा मधुमेह से बचाने में मदद करेगा। मैक्रोफेज सक्रियता, टी सेल प्रोटीन और नियामक बी कोशिकाओं को ये नियंत्रित कर सकता है और ये अग्नाशयी सेल के प्रभाव को भी कम कर सकता है। जो टाइप 1 मधुमेह व स्व प्रतिरक्षा मधुमेह मेलेटस में एक महत्वपूर्ण योग करता है। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत संस्थान ISAT जिसकी यदि मैं बात करूं तो गुवाहाटी, तो ये कहां पर है, कब स्थापना हुई, ये जान लेते हैं। देखिए, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान की स्थापना 1979 में हुई थी। उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक प्रमुख शोध संस्थान की स्थापना करना और वहां के लोगों को इसके लिए जागरूक करना है, बढ़ावा देना है जनरली इसके लिए। इस संस्था का जो उद्घाटन है वो 3 नवंबर 1979 को किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे और इनका नाम था प्रोफेसर डोरोथी। ठीक है, इन्होंने किया था इसका आविष्कार। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान का दर्जा प्राप्त है। वर्चुअल इंटरैक्शन महासागर की शुरुआत कब हुई? 2021, 2022, 2023 और 2024। चलो बात कर लेते हैं इसकी उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरैक्शन महासागर की। ये इसका तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया है और ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें शामिल देश कौन कौन से हो जाते हैं? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका एंड दी तंजानिया। आगे आते हैं, बातचीत का विषय हिंद महासागर क्षेत्र में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के बारे में यहाँ पर जागरूकता फैलाना है, सुरक्षा की दृष्टि से उसको मजबूत बनाना है, आपसी सहयोग को विकसित करना है ताकि हम वहां पर समुद्री जो सुरक्षा है उसको ठीक कर सके। ठीक है, और प्रतिरक्षण में सहयोग देना है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में आम समुद्री चुनौतियों को कम करने की दिशा में प्रशिक्षण निगम के लिए वर्तमान आवश्यक अनिवार्यताओं पर प्रकाश डालेगा। ठीक, आगे बात करते हैं महासागर। महासागर का हिंदी अर्थ होता है विशाल समुद्र। लार्ज वाटर बॉडीज आर लाइक कंसीडर्ड इन ओशन। ठीक, इसको भारतीय नौसेना द्वारा 2023 में शुरू किया गया था। ये पहल द्वैवार्षिक आयोजित की जाती है, 2 वर्ष में एक बार होती है आयोजित। ये उच्च स्तरीय आभासी बातचीत के लिए भारतीय नौसेना का प्रमुख आउटरीच कार्यक्रम है और ये क्षेत्र के सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा विकास हेतु समुद्री प्रमुखों के बीच बातचीत होती है। यहाँ पर गरुड़ शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। भारत श्रीलंका, भारत जापान, भारत म्यांमार और भारत इंडोनेशिया। आ जाते हैं, भारत इंडोनेशिया के बीच इसका आयोजन किया जा रहा
रहा है गरुड़ शक्ति का, कहां पर हो रहा है तो सिजंतुंग जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। 1 से 12 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस अभ्यास का ये 9वां संस्करण होगा और इसका जो 8वां संस्करण था वो 2022 में इंडोनेशिया में ही हुआ था। इसके अंतर्गत दोनों देशों की सेनाएं शहरी और ग्रामीण जो परिवेश है वहां पर संयुक्त उग्रवाद विरोधी, नक्सलिज्म जनरली हम बोलते हैं इसको, तो उसके लिए काम करते हैं। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के विशेष बल आपसी समझ, सहयोग और अंतर संचालन की वृद्धि करते हैं। इसके तहत गरुड़ शक्ति अभ्यास की शुरुआत की यदि मैं बात कर लूं तो 2012 में शुरू हुआ था और दोनों देशों की रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए सैन्य कूटनीति जो है वो हस्ताक्षरित की गई थी, हिस्सा बना था। यह अभ्यास वैकल्पिक रूप से भारत और इंडोनेशिया में आयोजित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर विकल्प है, अगर चाहो तो इंडोनेशिया में ही कर लो, अगर चाहो तो इंडिया में ही कर लो। ऐसा नहीं कि एक बार इंडिया एक बार ऑस्ट्रेलिया, ऐसा वैकल्पिक है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। इसका जो पहला संस्करण है वो 2012 में आयोजित हुआ था और भारत में दूसरा वर्ष 2013 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रो बॉक्सिंग इवेंट श्रेणी में विश्व चैंपियनशिप बनने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज है? विजेंदर सिंह, मैरी कॉम, अमित पंघाल और मनदीप जांगड़ा। कमेंट बिलो द आंसर। ठीक है, मनदीप जांगड़ा ने जीता विश्व मुक्केबाजी महासंघ का वैश्विक खिताब। तो हाल ही में भारतीय मुक्केबाज है मनदीप जांगड़ा, इन्होंने विश्व मुक्केबाजी महासंघ में खिताब जीता है। इन्होंने ब्रिटेन के कोनोर मैंकिंटोश को 10-0 से हराया है। और इंपॉर्टेंट चीज वाटर ये है कि भाई पहले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा आप। मनदीप किसी भी प्रो बॉक्सिंग इवेंट श्रेणी में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए एंड दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रही हूँ नाम याद रखना है। इस प्रतियोगिता का आयोजन केमैन आइसलैंड में किया गया था और विश्व मुक्केबाजी महासंघ द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये थी न्यूज़ जो हमने आज डिस्कस करी एंड लाइव नहीं कर पाए हैं, बट कल हम जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें लाइव करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।